होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 05178260165। रोटी चाहिए हमें ना बोटी चाहिए, कानून नियम उच्च कोटि चाहिए। नंगे भूखे संविधानी ढांचे के लिए बच्चों वाली छोटी सी लंगोटी चाहिए। हाँ, रोटी चाहिए हमें ना बोटी चाहिए। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे मीठे व्यक्ति से जो साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। चलिए मिलते हैं आमोद नायक मधुर जी से। नमस्कार मधुर जी। नमस्ते भैया। मधुर जी, जैसा हमने अभी दर्शकों को उल्लेख किया कि आप मीठे व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, तो मुझे बताएं कि आप साहित्य और कविता से कब से जुड़े, कब से लिखना शुरू किया? और कविता से मैं बाल्यकाल से जुड़ा हुआ हूँ। आदरणीय भगवती शरण जी दास, वो मेरे को खुद कहा करते थे, आश्चर्य व्यक्त किया करते रहे कि मधुर जी ये कविताएं तुमने खुद लिखी हैं? मैंने कहा हाँ। उन्होंने खुद फिर विषय देना शुरू किए, तो जैसे जो विषय दिए वो उनको जो है तीसरे दिन मिल जाती थी वो रचना, हम बना कह देते थे। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ और फिर मनु जी भी बड़ा आश्चर्य में रहे और उनको ये आश्चर्य रहा कि ये लिख कैसे लेते हैं, क्योंकि हमको सवेरे से बहुत कार्य होता है। तो क्या प्रोफेशन है आपका? आपका जीविकोपार्जन का क्या रहा? ये मेरा रेलवे में रहा हूँ मैं और COS पद से रिटायर्ड हुआ जी। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मेरे को समय पे कार्य भी करना होता था और दूसरा कार्य मैंने बच्चे के लिए जी स्टार्ट कर दिया था मैंने बहुत पहले, शिवोहम दुग्ध भंडार जी। तो वो बराबर निरंतर चल रहा है। अमर जी, आप जैसा कि आपने बताया कि आपके पास वक्त का अभाव रहा, फिर भी आपने कविता को अपने गले से लगाए रखा, कैसे मैनेज किया? ये मेरे लिए तो मेरी मजबूरी थी कविता मेरी, क्योंकि ये मेरा कोई शौक नहीं था। ये मेरा मेरी जीवन संगनी रही है कविता। कभी कभी तो मैं खुद सोचता हूँ कि मैं लिखूं तो वो उड़ेल करके रख दिया होता है माँ शारदे की झोली में, कि उनको खुद एक महफिल को थोड़ा सा आश्चर्य सा होने लगता है कि ये मधुर लिख क्या रहा है। हमारे दर्शकों को कोई आपकी मीठी रचना जो आपको लगता है सबसे बेहतरीन रही हो अब तक, हाँ सुनाइए। एक आध रचना नहीं, रचना तो सर कई हैं, जो भी आप, लेकिन हम बताएं एक छोटा सा परिचय। मैं भयाकृति कालिमासी रात्रि की लय ताल के संग विरह संगीत सुनना चाहता हूँ और विरह में ही मधुर श्रृंगार कर नवकल्पना के गीत गाना चाहता हूँ। मैं मधुर हूँ, मृदुल बनकर मुस्कुराना चाहता हूँ, इस धरा को स्वर्ग से सुंदर सजाना चाहता हूँ। मैं मधुर हूँ, मृदुल बनकर मुस्कुराना चाहता हूँ। जब रात्रि की परछाइयों में कालिमा होती भयावह, तब भौर रवि मन पंखुड़ी पर लालिमा किरणें खिलाती, तो मैं फन पटकती कालिमा वश रात्रि की मझधार पारावार के उस पार जाना चाहता हूँ। क्या बात है। मैं मधुर हूँ, मृदुल बनकर मुस्कुराना चाहता हूँ, इस धरा को स्वर्ग से सुंदर सजाना चाहता हूँ। तो ये वो लोगों के लिए आश्चर्य सी होती थी उस समय, जबकि हम आरंभिक रचनाएं हैं ये मेरी। जी जी जी। और वो मेरा एक मजबूरी सी रही है। 12.5-13 साल का रहा हूँ मैं,
तो मेरे को तब पूरे बॉडी में स्किन डिसीज हो गया था। अच्छा अच्छा। कोई सी बोरियत हुई तो बालाजी कई लोग क्या ले के गए, लेकिन मेरे को कोई वो नहीं, स्किन प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, तो जो मेरे को देखने के लिए आया करते थे वो मेरे को देख करके देख नहीं पाते थे, ऐसा वक्त रहा। तो मेरे को आत्मग्लानि खुद ऐसी महसूस हुई, मैं आत्महत्या के लिए मुड़ गया। 1:55 पर जीटी एक्सप्रेस आती थी भैया उस समय। मैं अष्टम प्रहर हो रहा और मैं वहां पर पेन और एक कागज लेकर के इसलिए पहुंचा कि मैं कोई सुसाइड नोट, हाँ, कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो घर पर कोई। और वहां पर मेरे को अपने आप उद्वेलित अवतरित होने लगे वो अंतरंग गीत। मैं बार बार उनको पढ़ रहा हूँ, माँ शारदे की झोली में झूलता रहा हूँ मैं उस रात, हकीकत बता रहा हूँ, कोई कहानी या कविता नहीं दोहरा रहा हूँ। मतलब ये सिद्धेश्वर की पहाड़ी पे इसी ITI वाली। तो मैं फिर उस पल को आपने कैसे आप बचे? वो मैं लिखता जाऊं, आंसू बहते जाएं, दुख होते हैं सुख का साथी, दुख होता है सुख का साथी, सुख होता है दुख का साथी, उड़ना है पंछी बाहर का, क्यों कल्पित अंकुर बोता है, छू सकते क्या स्वप्न नींव को, नींव धरातल की गहराई, आधार दुखों का जब होता तब वन में मधुर बजे सहनाई, बीत जाएगी दुख दोपहरी निशा कालिमा की तरुणाई। क्या बात है। तो एक अंतरंगता से वो लिखवाती रही माँ, मैं उनकी झोली में झूलता रहा, उद्वेलित मन से। और ये मेरी आरंभिक रचनाएं हैं, ये हकीकत है। और मैं बताऊं, उस समय जो भाव पुष्पमाल माँ शारदे की एक वो लोग भक्ति को ही शक्ति का माध्यम मेरे सिर पर सवार हुआ, और वो माध्यम भगवान माँ शारदे ने दिया। ये हकीकत मैं बताऊं, भाव पुष्प माल उर लेखनी संजोए साथ, कंठ में समालो शब्द शब्द पुष्प शारदे, शारदे माँ शारदे, शारदे स्वरों में वीणा झंकृत अलंकृत हो, ऐसी दिव्य अनुभूति प्रखर प्रसार दे, कर दे मुझे भी वीणा संगमी स्वरों के साथ, कर डू, कर हाथ, कर करें जी, कर दे मुझे भी वीणा संगमी स्वरों के साथ, झूलने नित पाल की संवार दे, ओ वंदना करूं मैं कभी वंदना करूं मैं, लेखनी के नेत्र पट खोल प्यार दे दुलार दे, हाँ हाँ माँ शारदे माँ शारदे। मैं हूँ ऋणियों आभारी आजीवन उम्र सारी, तोरी महिमा है न्यारी माँ दुलारी सा दुलार दे, आर पार देखे ही लेखनी निहारे सार, लेखनी को दुगार ही सो विचार दे, ललित ललार लाड़ लौलवार लेखनी ले, ललित ललार लाड़ लौलवार लेखनी दे, लाल सुंदुलार मोहे प्यार दे दुलार दे, ओ लावण्यमयी हो लाल झूलने को नी को प्यार, आंचल में झूलू ये आचार ओ विचार दे, हाँ माँ शारदे माँ शारदे माँ शारदे। बहुत शानदार। अमोद जी, आपका काव्य पाठ में सुन रहा हूँ, शर्म पैदा हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह आपने अपने काव्य पाठ को कहाँ कहाँ मंचों पे शेयर किया, कहाँ कहाँ मंचों पे प्रस्तुतिकरण दिया? यहाँ 1 मिनट पहले मेरे को याद आ रहा है जी, रमेश शर्मा जी रहे हैं, पंडित जी वो शायद अब नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक अंगूरी देवी जी कोट बहटा की रही हैं, प्रधान रही हैं जी, रमेश शर्मा जी, और वो कोट बहटा के प्रधान जी, अंगूरी देवी जी मेरे को बालाजी उन्नाव कवि सम्मेलन में ले गए। अच्छा अच्छा। झांसी से उस समय केवल मैं ही था। अच्छा। उस समय थोड़ा सा अच्छा चल रहा था, और फिर मेरे को ये मोबाइल मेरे को चलाना प्रॉपर नहीं आया, तो मैंने बैठ के रह गया। तो वहाँ पे आप कवि सम्मेलन गए थे, तो कैसा अनुभव रहा? वहाँ पर मेरे को ये खुद ऐसा महसूस हुआ भैया
कि जो उस समय मेरी रचना को वहाँ के संचालक, संयोजक, अतिथि, मुख्य अतिथि जी या डीएम, सीएम मेरी रचना को सांप्रदायिक समझ रहे थे और सांप्रदायिक कह के मेरी कविता को चुप कराना चाहते थे। होता क्या, कवि सम्मेलन हुआ, उस समय ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, मोबाइल हुआ नहीं करते थे, तो हम बालाजी उन्नाव कवि सम्मेलन में गए और मेरे को ही वहां पर काव्य पाठ के लिए झांसी से जैसे आमंत्रित किया हो, रमेश जी ने उतार दिया और मुझे नहीं मालूम था कि ये सब हमको सत्य कहना मेरे घातक हो जाएगा, लेकिन मेरी तो मजबूरी रही है। अहमद भाई, जो बालाजी के मंच पर आपने कवि सम्मेलन में रचना सुनाई थी, उसको हमारे दर्शकों को के साथ शेयर कीजिए। उस समय उस कविता को सांप्रदायिक समझा जा रहा था, क्योंकि उस समय कार्य उप मुख्यमंत्री के रूप में मिस्टर आजम खां, अच्छा, आजम खां जो आजकल शायद जेल में है जी, सपा का शासन रहा होगा। हाँ जी। और ये प्रतिनिधि भी सब वो तो 50-60 गुंडे ट्राइब के लड़के खड़े हो गए, करे बंद करो। अच्छा हाँ। और मंच के लोगों ने कान में फुसलाना शुरू कर दिया कि ये सांप्रदायिक है, बंद कर दो। मेरी वो रचना थी, खुद मैंने नहीं समझा कि यहाँ पे सत्य बोलना सही नहीं होगा, लेकिन मैंने सत्य को उजागर किया, मेरी जान की लेने के देने पड़ गए, हकीकत बता रहा हूँ। कौन सी रचना थी बताइए? वो रोटी चाहिए हमें ना बोटी चाहिए, कानून नियम उच्च कोटि चाहिए, नंगे भूखे संविधानिक ढांचे के लिए बच्चों वाली छोटी सी लंगोटी चाहिए, हाँ रोटी चाहिए हमें ना बोटी चाहिए, एक को कराते परिवार नियोजन, नहीं तन पे लंगोटी ना पेट में भोजन, दूजे को बनाया साड़ देश का दोहन, वोट कूट नीति राज मंत्र सम्मोहन, दो मुही ये नीति बंद होना चाहिए, दो मुही ये नीति बंद होना चाहिए, जिसकी दम पे हो वहीं पे जाना चाहिए, नंगे भूखे संविधानी ढांचे के लिए बच्चों वाली छोटी सी लंगोटी चाहिए। कुछ हैं उस समय आजम भाई ने, क्या हुआ ज्योति भैया, इस तरह से झंडे के साथ में खिलवाड़ किया, भारतीय झंडे, हाँ राष्ट्रीय झंडा, और उसको पैरों तले रौंद करके भारत माँ को डायन कहा और वो उप मुख्यमंत्री रहा। तो मेरी आत्मा को नहीं, मेरी आत्मा कचोट है। हाँ, तो वो लेखनी मेरा काम करी। लेखनी ने खुद माँ ने लिखाया, कुछ हैं जो राष्ट्र अपमान करते, ध्वज फाड़ते हैं और जलाते फिरते, भारत माँ को डायन कहने वाले काफिरों, जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते, इनका तिया पांचा जल्दी होना चाहिए। हालांकि आज की सरकार वो कर रही है, इसलिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूं भैया, देखिए, लेकिन ये मेरे स्वतंत्र बचपन की रचना है, उस मौलिक रचना है और ये हकीकत है। और ऐसा हकीकत में आज देखने को मिल रहा है, तो लगता है कि हाँ कुछ जो देखा वो सार्थक था। हाँ। अब इसी कविता को भाई डीएमओ सीएम साहब कहते हैं, वाह वो सुनाओ आज के परिवेश में। तो इतना तो बदलाव आया है वास्तव में हमारी विचारधारा में कि सांप्रदायिकता को कुछ और समझा जा रहा था, वो सांप्रदायिकता अब वो नहीं है, वो वास्तव में परिभाषा बदल गई, परिभाषा ही गलत आरोपित थी पहले से। अमर जी, जैसा कि आपने बताया कि आप रेलवे में भी नौकरी की, तो कितने बरस आपने रेलवे में नौकरी की? हमने सवा डेढ़ साल पहले छोड़ा।
अच्छा अच्छा। ये कोरोना काल आ रहा था, उसके ठीक अक्टूबर में, नवंबर 19 में आया, वॉलंटियर रिटायरमेंट। वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया। तो आपका रेलवे का काम भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आपका एक छोटा सा दूध का बिजनेस भी है, तब भी आपने अपनी कविता को जिंदा रखा, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, जो काम करता रहा उसको कविता में ही ढाला और कविता से ही प्रेरणा लेकर के करता रहा, और इसीलिए मेरी जीवन संगनी मेरे को जीवन दिया कविता ने, तो मैं कविता को कैसे छोड़ सकता हूँ। अति उत्तम उत्पादकता और सर्वोत्तम गुणवत्ता हो, कर्म धर्म ईमान हमारा अपनी अलग महत्ता हो, तकनीकी त्रुटि से छुटकारा पहला ध्येय हमारा हो, ध्यान रहे सबका कार्यों पर, कार्य सभी को प्यारा हो। माशाल्लाह। तो ये अपने आप सूत्र की तरह माँ शारदे मैया देती हैं, तो मैं लिखता हूँ। अहमद भाई, जैसा कि आपका मीठा व्यक्तित्व है, सरल व्यक्तित्व है, गुस्सा कब आता आपको? गुस्सा नहीं आता है, आत्मचिंतन के लिए मेरे को एक अलग से स्पेस दे करके बैठना होता है, तो गुस्सा कभी नहीं आता। चुपके से आता हाँ, हो? बैठ करके अपने गुस्सा को शांत करता हूँ। आता तो है। आता है, क्यों नहीं आता है। आपके काव्य जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में आपकी जीवन संगनी का क्या योगदान है? क्योंकि जैसा कि पता है कि वो एक चिकित्सक हैं। जी, चिकित्सक हैं और डॉक्टरी का उनका काम रहा है, तो अभी कोरोना भी हो गया था उनको, उससे हम लोग बड़े ग्रसित हो गए सब लोग। और एक कवि और एक डॉक्टर का संगम कैसे मैनेज करते हैं? एक कविता एक हृदय से निकली हुई अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम है। हाँ। और सशक्त हो तो और अच्छा है। ठीक। और वही कार्य डॉक्टर का है जी। डॉक्टर का एक अंदर की कोई गड़बड़ी हो तो उसको चाहे चूहन हो जाए इंजेक्शन भी लगाना पड़े, लेकिन उसको आराम मिल जाए जी। तो वो भी एक सद्भाव हार्दिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तालमेल बनता है। कभी आपकी रचना सुनने का उन्होंने आग्रह किया? सुनाई आपने उन पर कोई रचना लिखी हुई? उन्होंने तो कई बार, सब नई रचना होती है तो मतलब सबसे पहले ही सुनने का मौका मिलता है। कभी कभी झाड़ू लगा कर के वहां पर मेरी कविताओं के पन्नों को रख दिया तो कभी कभी रद्दी और कभी कभी लुगदी भी बन सकते हैं, वो कविता बनते हैं, लेकिन लिखना होता है रोज। अमन नायक जी, जहाँ आपने इतना कविता पाठ किया है, तमाम गोष्ठियों में आपने शिरकत की है, मैंने देखा है दैनिक जागरण में भी आपकी यदाकदा रचनाएं, और वो भी बड़े टॉप पे प्रकाशित हुई हैं। आपको सम्मानों से कहाँ कहाँ नवाजा गया? सम्मानों से मेरे को नवाजना गया हो या ना गया हो, मैं उसमें कोई वो नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर है 2-4 मंचों पर मेरे को बुला करके सम्मानित जरूर किया गया, बच्चों द्वारा, कभी युवाओं द्वारा, ऐसे कई बार हुआ। आपने इतना सारा लिखा है, आपने उसको संजोने के लिए कोई पुस्तक वगैरह की तैयारी की है, या कोई पुस्तक प्रकाशित अब तक हुई है आपकी? जी हाँ, ये निश्चित रूप से आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी मैंने अंतरात्मा से लिखा है, माँ शारदे मैया ने लिखवाया है, वो जल्दी ही एक काव्यांजलि के रूप में पुस्तिका आपके लोगों को सबको बराबर मिलेगी जी, और बराबर उसका वो होगा, लोकार्पण करेंगे। हाँ, प्रकाशन बहुत जल्दी होगा। अमन जी के और भी कोई ऐसे जो उद्देश्य हैं, जो अच्छे टारगेट हैं, वो नई साल में क्या नया करना चाहते हैं? नई साल तो मैं तो कोई ऐसा कोई टारगेट नहीं है, लेकिन ऐसा टारगेट जरूर है कि हमारे अंदर मानवीयता और जागृत हो, सहानुभूति लोगों के प्रति, गरीबों के प्रति और जागृत हो। ये बात जरूर है कि उसको हम किसी भी सामने वाले की मदद करें, और
कोई भी उसको ये समझ करके ना करें कि उसको ताने दें या वाने दें। मदद वो कि दूसरा हाथ भी उसको देख ना पाए। मदद फोटो की मोहताज ना हो, क्योंकि देखा गया है आजकल जो भी समाज सेवा होती है वो लगभग फोटो सेवा में तब्दील हो गई है। बस फोटो बनकर मतलब खिंचवाने की कोई आवश्यकता नहीं, और हर एक को मदद करने की आज जरूरत है, क्योंकि कोरोना से निपटे अब ओमिक्रॉन आने वाला है, आ रहा है। तीसरी लहर आने पर ही बहुत ये वो दुश्मन है कि दिखाई नहीं देता है और हमारे आपके बीच में हमको आपकी सांसों पर डालता है सब। अमर जी, जैसा कि मैंने अभी उल्लेख किया कि आपने बहुत सारा काम किया, तो आपको विडंबनाएं या मुश्किलों का किस तरह से सामना करना पड़ा अपने लेखकीय काव्य लेखन में या आपके जीविकोपार्जन में? ईमानदारी को जीवित रखने के लिए वास्तव में मेरे को बहुत संघर्ष भी करने पड़े हैं, और ये हर कोई करेगा नहीं, क्योंकि आज रिस्क इतना हो गया है ईमानदारी को बचाने का, और बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम ईमानदार हों, हमारा आसपास का परिदृश्य ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों को प्रति सजग रहे वो, और ये समझता रहे कि हमारी नागरिकता हमको भारतीयता की किस तरह से हमको जीवंत रखनी है, और वास्तव में ये होना चाहिए। वैसे ये कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, ना मैं राजनीति की बात करता हूँ जी, लेकिन उनको लग जाती है कि वो राजनीति की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं? मेरी कविता की तो अर्थ अनेकों हैं, जो तुमसे लग जाए लगा लेना है। वो जो उन्होंने हमारे गुरु जी ये बोल रहे हैं, तो मैं स्वतंत्र लेखनी का स्वतंत्र विचारक हूं। राजनीति की बात नहीं करता, रोटी की बात कहो तो राजनीति की बात तुम्हें लगती है। अरे आटा चावल चाय चीनी चना बाजरा अग धतूरा दाल दलहनी तेल मूंगफली गुड़ पंसेरी खली बिनौला चाहे मांगो कफन लाश का सब महंगा है, सब कुछ महंगा है। सीधी सच्ची बात कहो तो राजनीति की बात तुम्हें लगती है। मैं राजनीति की बात नहीं करता, रोटी की बात कहो तो राजनीति की बात उन्हें लगती है। ये वास्तव में मेरे को कभी उस समय लिखी हुई मेरी रचनाएं हैं कि जिनको मैंने आत्मा से लिखा है, और डीआरएम साहब की और एडीआरएम साहब की अपील का भी मैंने उत्तर दिया है। उन्होंने मेरे को भी कुठाराघात किया कि ये तुम सांप्रदायिक रचनाएं लिख रहे हो, ये सब क्या है? ये सांप्रदायिक रचनाएं नहीं होती हैं, ना ये राजनीतिक रचनाएं हुआ करती हैं। ये केवल आत्मा के उद्बोधन की उस गरीब आत्मा से उठी हुई आवाज, वही तो कविता है। उसी की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम ही तो कविता है। वही तो कविता कभी कभी मेरे पास आती है, रात में कुंडलिनी जागृति करने के लिए दस्तक देती है, जगाती है, उठो उठो मैं आई हूं, मेरा नाम है, मैं आई हूं, मेरा नाम है, मैं आई हूं। कविता कविता तो कभी कभी तो हमारे इन विचारों के विचारदान से आती है वो कविता, कभी कभी रसोई दान से आती है। बिल्कुल सही। तो हमारी उन रचनाओं को ना वो सांप्रदायिक हो सकती हैं, ना राजनीतिक हो सकती हैं, लेकिन मेरे को पहले सांप्रदायिक कवि जरूर बोला जाता रहा है। और मेरी अब आजकल फीट इसलिए ठपठपाई जाती है कि वास्तव में तुमने राष्ट्रीय उद्बोधन को बहुत बढ़िया उकेरा, बहुत बढ़िया उकेरा। धन्यवाद। वक्त बदल गया है। वक्त बदल रहा है। अमर जी, बंजारा बीट एक सोशल प्लेटफॉर्म है, इंफॉर्मेशन देने वाला है, प्रेरणा देने वाला है, नए लोगों को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो तेरा है जिंदगी के रथ को विस्तृत पथ पर मोड़ सकता है। सपनों का सौदागर ना होगा कल, जरा नीचे देख के चल। डाली जो खाली हैं इठला सकती हैं, मंद हवा की झोंकों से भी बलखा सकती हैं। झुकती हैं वे जिनमें लगते हों फल, जरा नीचे देख के चल। होता क्या, आज युवा वर्ग मिनट मिनट पर लड़ाई झगड़े आमादा हो रहा है, ये हो रहा है, शराब पी रहा है, ये सब
इतनी सामाजिक बुराइयां लद गई हैं कि जितना एक परिदृश्य हमको साफ रखने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना भी पड़ रहा है। बिल्कुल, यह हकीकत है। जी जी। तो ये थे पंडित अमोद नायक मधुर जी, जो अपने मन की व्यथा, मन की दशा को बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रहे थे। अमोद जी नमस्कार। और बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।